नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ क्लास में। मित्रों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हमारा क्विक फास्ट रिवीजन चल रहा था, जिसमें हम आपको बेहतरीन और सिलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक। अब देखो यहां पर 20 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको ज्ञात क्वेश्चन बन रहा है, तो वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अपने आप स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता लग सके आपका जो क्विक फर्स्ट रिवीजन है प्रीवियस वह कितना बेहतर है। और उसके पश्चात आप वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वह देख सकते हैं। तो 1 से लेकर के 20 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको अवगत कराया, लेकिन यहां पर कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, 1 से लेकर 20 तक, जब भी तक पूछा गया है तो आपको याद होना कि मैंने आपको बताया था तक और के बीच दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उन दोनों को समझ लीजिए। तक पूछा है तो मतलब 1 से लेकर के 20 तक, यानी 20 को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन यहीं से अगर क्वेश्चन को इस तरह चेंज कर दिया जाता कि 1 से लेकर 20 के बीच या मध्य सम संख्याओं का समांतर ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको 1 और 20 के बीच में जितनी संख्या आने वाली थी उनका समांतर माध्य ज्ञात करना था। ये तक और मध्य में दोनों में अंतर है। तो 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए सम विषम। तो उसके लिए 1 से लेकर के जब हम देख पाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और ये याद रखिए तक पूछा गया तो 20 को सम्मिलित करेंगे मध्य में, तो मध्य का मतलब है इसको 20 को हम हटा देंगे फिर उस सिचुएशन में, ठीक है। तो तक पूछा गया है। अब आप जानते हैं कि समांतर माध्य का फॉर्मूला कुल पदों का योग, यानी या हम कह सकते हैं कुल संख्याएं कितनी है इन सभी का योग बटे संख्या की संख्या, यानी कितनी संख्या में, यानी कितनी बार वह पद आए हैं, पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग। अब कुल पद आपके पास कितने हैं ये आपको नोट करने होंगे, इन सभी को ऐड करना होगा। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और अपॉन पदों की संख्या। अब पदों की संख्या वह रखेंगे जो सवाल पूछा गया है, यानी 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो बटे 10 रख देंगे। अब सभी संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। जब आप इन संख्याओं को ऐड करते हैं तो आपको 1 से 10 प्राप्त होगा और डिवाइड 10 से लग जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए। देखिए, मैं आपको मैथ की कैलकुलेशन बताऊंगा बहुत आसान और सरल तरीके से, जिससे आपको मेहनत कम करनी होगी। आप यहाँ पे 10 किसका भाग देंगे 110 में, तब भी वही आएगा, लेकिन आप 0 दिख रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और समांतर माध्य जो है वो 11 आपको इसका प्राप्त होगा और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घनाभ के शीर्ष फलक तथा कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ मित्रों, जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है घन या घनाभ, तो घनाभ के संबंध में या घनाभ किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि घनाभ एक ऐसी षटफलक आकृति होती है जिसका प्रत्येक फलक आयताकार और आमने सामने के जो फलक होते हैं वो समान होते हैं, वो आपका घनाभ यानी कि क्यूबॉइड कहलाता है। आप फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, ये दोनों दो आयताकार होते हैं और आमने सामने के जो फलक होते हैं वह इसके समान होते हैं। तो यहाँ ABCD और A' ये आपका घनाभ की आकृति है, जिसे आप देख पा रहे हैं। जैसे कि एक बॉक्स की जो आकृति होती है, तो इसकी जो लेंथ है वह L है, ब्रीथ इसकी B, और इसकी जो ऊंचाई है वो है। शीर्ष कितने होते हैं घनाभ के, फलक कितने होते हैं और कोण कितने होते हैं। कई बार एक नंबर में आपके लिखने के लिए आ जाता है, अदरवाइज आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें बन जाता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है जो बिंदु शीर्ष बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये इस घनाभ के क्या है शीर्ष कहलाएंगे।
शीर्षों की संख्या 8 होती है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। और जब कोरें पूछी जाती हैं तो कोरें इसकी 12 कहलाएंगी। कोर कितनी होती है इसके? 12। शीर्षों की संख्या 8, कोर 12 होती है और फलकों की संख्या 6 होती है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कर दिया, एक ऐसी षटफलक यानी 6 फलक वाली आकृति होती है घनाभ, जिसका प्रत्येक फलक आयताकार व आमने सामने के समान होते हैं। अगर यहीं से और क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो देखिए किस तरह का आपका क्वेश्चन और बनेगा। यहीं से आपसे इसका विकर्ण पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, या विकर्ण से संबंधित कई बार वस्तुनिष्ठ में प्रश्न बन जाता है। तो विकर्ण यानी घनाभ के विकर्ण का सूत्र लिखिए। तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होगा वो रूट में L² प्लस B² प्लस H²। जब भी विकर्ण के लिए सूत्र बनेगा तो आप बता पाएंगे विकर्ण इसका होता है रूट में L² B² H²। यहीं पर अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ लिया जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए, ठीक है। यहां पर आपके डीएलएड में सिर्फ वस्तुनिष्ठ में सूत्र दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और 1 नंबर में भी ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इनको अप्लाई करना होता है, सिर्फ ये आपको समझ आने चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2LV प्लस BH। यह हमारे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। यहीं पर अगर इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन पूछ लिया जाता है, और इससे 1 या 2 अंक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए वॉल्यूम आप याद रखेंगे, यानी इसका आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घन के शीर्ष फलक तथा कोरों की संख्या बताइए, ठीक है, या ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाभ से संबंधित और घन से संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसके कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितनी कोरों की संख्या, विकर्ण, संपूर्ण प्लस वॉल्यूम आदि पर आधारित आपके ऑब्जेक्टिव अदरवाइज 1 नंबर, अदरवाइज इन पर अप्लाई क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए इन सभी के जो फॉर्मुलेज हैं और जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे। और डेफिनेशन क्या होती है? तो घन एक वह भी एक तरह से षटफलक यानी 6 फलकों वाली आकृति होती है, जिसके सभी फलक क्या होते हैं? वर्गाकार, स्क्वायर बॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं। और वर्गाकार के फलकों में से प्रत्येक की जो कोण होती है और उसकी जो लंबाई होती है वह समान होती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपके लिए घन का चित्र है, जिसमें आपके घन देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही समान होती हैं, क्योंकि ये वर्गाकार फलों की जो कोरें होती हैं वो आपस में समान होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो यहां से भी यही क्वेश्चन बना है, शीर्ष कितने होंगे? तो शीर्ष, कोर और फलक दोनों के समान होते हैं। या तो आपसे घनाभ के पूछ ले जाएं या घन के पूछ ले जाएं, बस इसके जो विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ और वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर भी शीर्षों की संख्या कितनी होगी? शीर्ष का मतलब जो घनाभ, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, जो बॉक्स का वो प्रथम पहला सिरा, इधर का सिरा, नीचे का सिरा, ये उसके शीर्ष कहलाएंगे, ठीक है। तो ये शीर्ष आपके कितने होंगे? इसके भी सेम 8 होंगे शीर्ष, यानी शीर्षों की संख्या 8 होगी घन के भी, और इसके कोरों की संख्या भी 12 ही होगी, और इसके फलक भी 6 होंगे, जैसे कि घनाभ के फलक थे। तो ये तो दोनों में समान रहेंगे, शीर्ष भी उतने ही रहेंगे, कोर भी उतनी रहेंगे और फलक भी उतनी रहेंगे। बस चेंजेस होगा इसके वॉल्यूम में, इसके विकर्ण को फॉर्मूले में और संपूर्ण वक्र प्रश्न में या प्रश्न में, ठीक है। तो यहां से अगर ये तो आपके बन गए, और यहीं से अगर आपके में पूछ लिया जाता है कि इसके वॉल्यूम का या इसके विकर्ण का या विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए या संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिखिए, या इन पर अप्लाई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो घन का जो वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन के लिए आप जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो तीनों समान होती हैं, इसलिए ए का ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, या तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम निकल कर आएगा इसका ए क्यू, या लेंथ मान सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर के विकर्ण की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाता है सूत्र विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई के लिए आपको याद रखना होगा, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो रूट। इसके लिए देखिए ये कुछ हमारे फॉर्मूले होते हैं बेसिक फंडामेंटल, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको बेहतर तरीके से आप याद करेंगे। बार बार रिप्लाई कर लीजिए, 1 बार 2 बार बुक्स में, नोट्स में लिख लीजिए, जिससे कि आप इनके मस्तिष्क में याद हो जाएंगे और आप इनको अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है।
तो यहां से फॉर्मूला होता है 3a² होता है, ठीक है। जब इसको बाहर निकालते हैं तो कोई आप इसे a√3 भी लिख सकते हैं। जो आपको जैसा अप्लाई, यानी कि ये न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन में जिस तरह हमारी वैल्यू दी होती है उस तरह इसको अप्लाई कर देते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ, इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होगा 6 फॉर्मूले हैं, घन घनाव के दोनों के आपके महत्वपूर्ण हैं और लगभग 1 से 2 अंक आपके यहां से बन जाते हैं, इसलिए इनको बेहतर तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए समुच्चय बराबर, यानी ए समुच्चय के अवयव दिए हैं जिसे आप देख पा रहे हैं ए ई आई ओ यू, तथा बी समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं ए आई यू है, तो ए यूनियन बी फाइंड करना यानी ज्ञात कीजिए। तो ये समुच्चय पर, यानी समुच्चय से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समुच्चय की अवधारणा, समुच्चय किसे कहते हैं, यानी एक वस्तुओं का एक तरह से ग्रुप यानी डाटा को एकत्र करके बताता है। और ये हमारे कितने लगभग 8 प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चय को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है, आप उन्हें एक बार देख लें। और यहाँ पर भी हम उन क्वेश्चनों को इंक्लूड करेंगे। तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी यानी हिंदी में अगर हम इसका नाम बोले तो संघ समुच्चय होता है, यानी यूनियन सेट, ठीक है। तो यूनियन सेट ज्ञात करने के लिए, तो जैसा कि आपके पास दिया है, कोई ए समुच्चय दिया है, ए समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू, और बी समुच्चय दिया हुआ है उसके अवयव दिए हुए हैं ओ आई और यू। अब आपसे ए यूनियन बी यानी संघ, संघ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, यानी सभी समुच्चय जो दिए हुए ए समुच्चय बी समुच्चय, इन दोनों के अवयव को क्या कर लेते हैं, सम्मिलन कर लेते हैं, यानी किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है, बस इसमें याद रखेंगे। अगर आपके अवयव समान है, जैसे कि यहाँ पर आई ओ और यू तीनों समान है, तो इन समुच्चय को जब ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो इनके जो अवयव हैं उनको दोहराया नहीं जाएगा, जो कॉमन है उनको एक बार लिखा जाएगा और जो है वह भी लिखे जाएंगे। लेकिन किसी भी अवयव को ए यूनियन बी में ये याद रखेंगे कि जब आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो इसमें किसी भी अवयव को दोहराया यानी कि रिपीट नहीं होगा। तो ए यूनियन बी आप लिख सकते हैं, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये आपका ए यूनियन बी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर, व्यंजन, कोई भी नंबर्स जैसे सम नंबर्स, विषम नंबर्स, होल नंबर्स आदि आदि पर आधारित हमारे समुच्चय से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए 1 से 2 अंक आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बेहतर तरीके से प्रीवियस वीडियो देख लेंगे एक बार। और ये हमारे क्विक फर्स्ट रिवीजन में सभी कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रीवियस एग्जाम को देख करके आपके उन टॉपिकों से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बेहतर और सिलेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई दी है आपको 10 सेंटीमीटर है, वह 20 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से रीड करेंगे, और एक बार समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड करेंगे कि एक घड़ी की घंटे वाली सुई की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, तो वह 20 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिगर से समझ पा रहे होंगे कि जो घंटे वाली सुई है उसकी लंबाई हमें कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो जब सबसे पहले दिया हुआ है उसको सुई की लंबाई बराबर आपको 10 सेंटीमीटर, और सुई की जो लंबाई है वही ये जो सर्किल बनेगा, एक वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, यानी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस बराबर भी 10 सेंटीमीटर होगा। बस ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमें कितनी प्राप्त हो गई, 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब रेडियस प्राप्त हो गई तो हमें अभी ज्ञात करना है एंगल, क्योंकि सुई द्वारा तय की गई डिस्टेंस यानी कि दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी ज्ञात करने के लिए हमें चाप की लंबाई चाहिए। तो चाप की लंबाई के लिए उसमें थीटा मिले ज्ञात कर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कोण यानी ज्ञात करेंगे, यानी सुई जो 20 मिनट में कितने एंगल यानी कि कोण बनाएगी। तो आपको ज्ञात है, दिया हुआ है कि वह कितना डिस्टेंस चल रही है, 20 मिनट। तो इसके लिए याद रखेंगे कितनी दूरी उसने चली है, 20 मिनट। कुल दूरी कितनी चलती है वो, इसमें 1 घंटे में वह अपनी एक सर्कल यानी एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 60 मिनट में। तो बटे 60 इंटू टोटल इसका सरफेस सर्कुलम कितना है, तो कितने एंगल चलेगी वो, 360 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहां से आपकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 60 से सीधे ये कितनी टाइम्स कटेगा, 6 बार कटेगा। 6 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 120 डिग्री, यानी हमें थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 120 डिग्री। तब घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी,
तब हम लिख देंगे कि भाई तब घंटे, जो घंटे वाली सुई है, सुई द्वारा तय की गई दूरी। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, घंटे वाली सुई यानी ये क्या बनेगा, एक चाप बन जाएगी, तो बराबर क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बटे 360, ये चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होगा। तो बस करना क्या होगा, यहां पर जो जो हमारे पास वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू आर, यानी कि रेडियस की वैल्यू जो अभी दी थी, गिवन थी, रेडियस कितनी है इसकी, यानी घड़ी जो घंटे वाली सुई थी उसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, वही रेडियस हो जाएगी आपकी। तो 10 इंटू थीटा, थीटा यानी जो कोण कितना निकला था 120 डिग्री अपॉन 360। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां और यहां से जब इसको कैलकुलेशन करके 62.80 बटे 3, अब आपको इस घंटे के सुई के द्वारा जो कुल तय की गई दूरी आपकी आ जाएगी 20.93, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घोड़ा 6.3 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से अधिक कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकता है, यानी जो घोड़ा बंधा है उसके द्वारा कितने क्षेत्रफल की घास को वह खा सकता है। तो क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से रीड करेंगे, ये आपको देखने में थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत काफी इजी है। तो देखिए मैं आपको फिगर के माध्यम से क्लियर करता हूं कि ये घोड़े के लिए खूंटा है कोई, यहां पर वो बंधा है और उसकी जो रस्सी है, तो ये रस्सी की लंबाई दी है, यहां पर खूंटा बंधा है तो रस्सी की लंबाई दी आपकी 6.3 मीटर, और यहां पर कोई घोड़ा है, ए बिंदु पर घोड़ा है, ये खूंटा आपका क्या है, ये यहां पर खूंटा है और यहां पर ये घोड़ा है आपका, और ये 6.3 मीटर की रस्सी के द्वारा बंधा हुआ है। तो इसके द्वारा वह कितनी यानी घास खा पाएगा, तो ये आपको देखना होगा। देखो वह कितना एरिया कवर करेगा, तो वह इतना एरिया कवर करेगा, यानी इस एरिया में ही वह अपना क्या करेगा, विचरण करेगा, यानी करेगा, और इसी एरिया की जो घास है उसी को ही वह खा पाएगा। तो एक जो आकृति बनेगी वह एक किसकी बन जाएगी, एक सर्किल यानी कि वृत्त की आकृति बन जाएगी, और यह जो है ये खूंटा वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा, और यह खूंटे जो ए बिंदु पर जहां पर घोड़ा है ये परिधि पर घोड़ा आ जाएगा, और इसकी जो रेडियस है वह ये रस्सी की लंबाई के बराबर होगा। तो आर बराबर हमारी 6.3 मीटर मिल जाएगी। तो आप समझ पाएंगे, यानी जो सर्किल बनेगा उसका जो रेडियस होगा यानी आर बराबर आपको मिल जाएगा 6.3 मीटर। कितनी एरिया को कवर करेगा, तो ये इसका सेंटर बिंदु बन जाएगा, जिसे आप समझ पा रहे हैं। तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो रस्सी की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तब अब आपको देखो इसका एरिया यानी वृत्ताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार स्क्वायर, बस यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस आपको जो कि रस्सी की लंबाई के इक्वल हो जाएगा यानी 6.3 स्क्वायर, ठीक है, 6.3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहां से 22/7 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6.3 इंटू 6.3 देंगे, 7 नाम 63, 0.9 इन दोनों का तीनों का 24.7 मीटर आपको इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी इतने एरिया में या इतने एरिया की जो घास है वह घोड़ा चर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पूछा है या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, और इसके बेसिक कंसेप्चुअल हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको देखने के मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले कि गिवन क्या है, हमें दिया क्या गया है, वह सबसे पहले देखेंगे। तो हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 रुपए, 1000 रुपए आपको दिया हुआ है, और 10% वार्षिक ब्याज, ब्याज भी आपको देखनी होगी, वार्षिक है, तिमाही है, छमाही है, सभी के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। तो यानी दर दी है हमारी, दर इसे रेट यानी आर बराबर दिया है 10% जो कि गिवन है आपको दिया हुआ है, और समय यानी कि टाइम कितना दिया हुआ, टाइम को आप टी से डिनोट कर सकते हैं यानी कि समय एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो समय दिया है कितने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दिया यानी 2 वर्ष दिया है, और ब्याज जो है आपकी कैसी है, दर जो है क्या आपकी वार्षिक है, बस ये ध्यान में रखेंगे।
तो हम जानते हैं, हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ने हम जानते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था सी आई, यानी ये फॉर्मूले के माध्यम से आप ज्ञात कर सकेंगे इसकी वैल्यू। बस अब यहां करना क्या है, क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या आपको ज्ञात करना है ये आपको देखना है और वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। यानी कि प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए, पुट किया 1 प्लस आर की वैल्यू दर कितनी दी है 10% बटे 100, पावर यानी कि समय दिया है, 0 से एक 0 काट देंगे, बराबर आएगा आपका 1000। इसको सॉल्व करेंगे 10 एकम 10 और ये फ्रैक्शन के रूप में, तो 11 बट्टे 10 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे ओपन करेंगे 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, कितने जीरो, एक जीरो दो जीरो, तो एक से दो जीरो कट जाएंगे और 11 का स्क्वायर आपको याद है कितना होता है, 1 से 21 होता है, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 से 21 इंटू 10, कितने जीरो, एक जीरो, तो 1210। ये 1210 जो मिला है आपको अमाउंट, यानी कि मिश्र धन आपको 1210 रुपए मिला है। क्या मिला है आपको, मिश्र धन 1210 रुपए मिला है। आपको ज्ञात करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर होगा आपका मिश्र धन ए माइनस के पी, ठीक है, ये आपको ज्ञात रखना होगा। तो सी आई बराबर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1210 रुपए है, और प्रिंसिपल यानी पी की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 1000 रुपए दी थी। जब इसको लेस कर देंगे यानी 10 रुपए आपको प्राप्त होगा और यही आपका आंसर होगा।